बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। I am Mohammad Zakaria Mahmood, Senior Subject Specialist Biology at DPS and Inter College Sahiwal. Dear students, I welcome you in online classes at DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today's lesson. Today we are going to start our biology 10th class chapter 11 homeostasis. Topic for lesson for today is osmotic adjustment in plants. पौधों में पानी की एडजस्टमेंट के बारे में अडॉप्टेशंस और होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, इंसान में होम्योस्टेसिस का अमल किस तरह से होता है, यानी पौधे पानी की एडजस्टमेंट माहौल के लिहाज से कैसे करते हैं और इंसान में होम्योस्टेसिस के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। कंटेंट्स ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, in hydrophytes, in xerophytes, in हाइड्रोफाइट्स। तीन ग्रुप्स हम पौधों के ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिहाज से पढ़ेंगे, जिनमें हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हालोफाइट्स हैं। और होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस में रोल ऑफ ऑर्गन्स टेकिंग पार्ट इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, वो आर्गन जो इंसान में होम्योस्टेसिस के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, उन आर्गन्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे और स्किन और लंग्स को इन डिटेल उनके फंक्शन को स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडेज लेसन आर: स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट अडॉप्टेशंस इन प्लांट्स and hydrophytes, xerophytes and halophytes. About the organs taking part in homeostasis in humans. About role of skin and lungs in homeostasis in humans. At the end of lesson, students will be able to answer the questions about hydrophytes, xerophytes, halophytes and about organs taking part in homeostasis in humans. यानी आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हालोफाइट्स की अडॉप्टेशंस, ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस में हिस्सा लेने वाले ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस, स्किन और लंग्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे और लेक्चर के एंड पर दी गई असाइनमेंट को हल करेंगे, जो कि इन्हीं टॉपिक में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिहाज से पौधों को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम 3 हिस्सों के बारे में, 3 ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिनमें पहला ग्रुप है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच लिव completely or partially submerged in fresh water। ये वो पौधे हैं जो ताज़ा पानी के ऊपर या ताज़ा पानी के अंदर डूबी हुई हालत में पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। Such plants don't face the problem of water shortage, क्योंकि जब पानी में रहते हैं लिहाजा इन्हें पानी की शॉर्टेज का सामना नहीं होता, इन्हें पानी इजीली अवेलेबल होता है। दे हैव टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स, क्योंकि जो पानी में रहते हैं ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी बॉडी में ज्यादा पानी मूव कर जाता है, लिहाजा इन्हें अपनी बॉडी से जायद पानी को रिमूव करना पड़ता है, लिहाजा इनके अंदर
अपनी बॉडी से जायद पानी को, अपने सेल से जायद पानी को रिमूव करने के लिए अडॉप्टेशंस पाई जाती है। अडॉप्टेशंस क्या है? फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स हाइड्रोफाइट्स हैव फॉलोइंग अडॉप्टेशंस। दे हैव ब्रॉड लीव्स, इनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं जो पानी की सरफेस के ऊपर तैरते हैं। दे हैव ब्रॉड लीव्स with large number of stomata on the upper side of leaf, और इनकी पत्तों की जो अपर एपिडर्मिस है इसके अंदर बहुत से स्टोमेटा होते हैं, सो दैट कि इनमें ट्रांसपायरेशन का अमल तेजी से हो सके और ज्यादा से ज्यादा पानी को खारिज किया जा सके। which help the plants to remove extra water from their body. For example, water lily, इसकी एग्जाम्पल्स में वाटर लिली शामिल है। यानी जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये फ्रेश वाटर की सतह पर तैरते हैं या उसमें डूबे हुए होते हैं। इनके पत्ते बड़े होते हैं और इनके पत्तों की अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा होते हैं जिनमें मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन होती है ताकि एक्स्ट्रा पानी को खारिज किया जा सके। ज़ीरोफाइट्स, these are the plants which live in dry environments. ये पौधों का वो ग्रुप है जो ड्राई एनवायरनमेंट, सहराई इलाकों में पाया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है। इन पौधों को पानी की शॉर्टेज का सामना होता है, तो इसलिए इन पौधों के अंदर जो अडॉप्टेशंस हैं वो पानी को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए। अडॉप्टेशंस क्या है? दे हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस। इनकी एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल होती है वो मोटी तह पर मुश्तमिल होती है और वैक्सी होती है, वैक्स की तरह की होती है ताकि पानी की ट्रांसपायरेशन को रोका जा सके। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। इनके अंदर स्टोमेटा की तादाद बहुत थोड़ी होती है और स्टोमेटा सबमर्ज्ड होते हैं, एपिडर्मिस से नीचे होते हैं, सो दैट कि इनमें ज्यादा ट्रांसपायरेशन ना हो सके। दे हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं ताकि ये ज्यादा एरिया से पानी को एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा इनकी जड़ों और पत्तों में जो ज़ीरोफाइट्स हैं, इनकी जड़ों और इनके तनों के अंदर पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो फ्लैशी होते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं। सम ज़ीरोफाइट्स have special parenchyma cells in stems and roots in which they store large quantities of water. This makes the stems and roots wet and juicy, called succulent organ. यानी इनके स्टेम और रूट्स के पेरेन्काइमा सेल्स वो पानी की एक बहुत बड़ी मकदार को स्टोर करते हैं जो उनके स्टेम और रूट्स को जूसी बना देते हैं। इन ऑर्गन्स को सक्कुलेंट ऑर्गन्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैक्टस इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरोफाइट्स। ये कैक्टस हैं जिनके अंदर ना तो पत्ते ही होते हैं, इतने पत्ते भी इनके बहुत छोटे छोटे होते हैं, बल्कि टेंड्रल्स की शक्ल में, कांटों की शक्ल इख्तियार कर चुके होते हैं, और इनके जो स्टेम होते हैं वो भी जूसी होते हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें साल्ट की मकदार कम होती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें साल्ट की मकदार ज्यादा होती है। ऑस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट रिलेटेड टू वाटर।
तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ऑस्मोसिस वो अमल है जिसमें पानी कम नमकियात वाले सॉल्यूशन से ज्यादा नमकियात वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो पौधों में पानी कम साल्ट से ज्यादा साल्ट वाले एरिया की तरफ मूव करता है। हालोफाइट्स are the plant which live in sea water. They are specially adapted to salty water. समंदर का पानी साल्टी होता है, उसमें साल्ट्स की एक बहुत बड़ी मकदार डिसॉल्व होती है। तो हालोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो समंदर की तह में पाए जाते हैं, समुद्री पानी के अंदर साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। अब इनके अंदर अडॉप्टेशन उस साल्टी पानी के लिए पाई जाती है। Adaptations, they are adapted to salty environment. Salt enter in the bodies of such plants due to their higher concentration in sea water. समुद्री पानी में नमकियात की तादाद ज्यादा होने की वजह से साल्ट्स इनकी बॉडीज के अंदर, इनके सेल्स के अंदर दाखिल होते हैं, और क्योंकि इनकी बॉडी की निस्बत समंदर में साल्ट ज्यादा, so water tends to move out of their cells into the hypertonic sea water. पानी इन पौधों के सेल से बाहर समंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। बट इन पौधों के अंदर ये अडॉप्टेशन है कि when salts enter into cells, जब नमकियात सेल के अंदर दाखिल होते हैं, प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स इन वैक्यूम्स। तो ये पौधे उस साल्ट को अपने सेल के वैक्यूल में मूव करते हैं और वहां पर स्टोर कर लेते हैं। साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन of vacuums. Salts are not allowed to move out through the semi-permeable membranes of vacuoles. So, the sap of vacuoles remain even more hypertonic. लिहाजा जो वैक्यूल के अंदर पाया जाने वाला सैप है वो समंदर के पानी से भी ज्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है, उसमें ज्यादा नमकियात हो जाते हैं। सो वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल सी ग्रास। लिहाजा पानी सेल से बाहर मूव नहीं करता, बल्कि समंदर के पानी से जो नमकियात वैक्यूल में स्टोर हो गए, उस वजह से पानी समंदर से सेल्स के अंदर मूव करता है, जिससे ये पौधे अपनी पानी की जरूरियात को पूरा करते हैं। सो दे हैव द अडॉप्टेशन टू लिव इन साल्टी एनवायरनमेंट बाय स्टोरिंग मैक्सिमम साल्ट इन देयर वैक्यूल्स व्हिच मेक देयर वैक्यूल हाइपरटोनिक। ज्यादा हाइपरटोनिक बना देता है, जिसकी वजह से पानी समंदर से इनके सेल्स में मूव कर देता है। सी ग्रासेस आर द एग्जांपल्स ऑफ these xerophytes, the sea grasses which are present in sea water. Homeostasis in humans. Humans have highly developed system for homeostasis. इंसान के जिस्म में होम्योस्टेसिस के लिए बहुत से सिस्टम्स वर्क करते हैं। Following organ work for homeostasis in humans. Main lungs remove excess carbon dioxide and keep it in balance. हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के नतीजे में पैदा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स बॉडी से मूव करते हैं, बाहर मूव करते हैं, और इसकी मकदार को बॉडी में मेंटेन रखते हैं, और बाहर से ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल करते हैं। यानी लंग्स गैसेस एक्सचेंज के जरिए होम्योस्टेसिस का अमल
को फॉर्म करते हैं। स्किन, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं which produce sweat to maintain body temperature. लिहाजा skin maintain body temperature and also remove excess water and salts from the body. और पसीने के जरिए बॉडी से एक्स्ट्रा पानी और साल्ट्स को भी जिस्म से रिमूव करती है। किडनी filter excess water, salts, urea, uric acid from the blood and forms urine. किडनी ब्लड के अंदर पानी, नमकियात, यूरिया, यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। यानी लंग्स ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। स्किन बॉडी टेम्परेचर पानी और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। और किडनी ब्लड के अंदर पानी, साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड और बाकी नमकियात की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का अमल सरंजाम देते हैं। स्किन, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। Skin consists of two layers. The outer layer of skin consists of a protective layer without blood vessels. This layer is called epidermis. इस लेयर को एपिडर्मिस का नाम देते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स या स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। और दूसरी लेयर, द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, हेयर्स एंड फैट इज कॉल्ड डर्मिस। जो दूसरी लेयर है, सेकंड, द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, sensory nerve endings, sweat and oil glands, hairs and fat is called dermis. इस लेयर को डर्मस का नाम देते हैं। ये लेयर, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स और हेयर्स मौजूद होते हैं। What is the function of skin? Skin perform important role in the regulation of body temperature. Layer of fat in dermis insulate the body. अब जो स्किन है, सबसे मेन फंक्शन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इसके अंदर ये फैट की लेयर होती है जो बाहर से हरारत को बॉडी के अंदर और अंदर की हरारत को बॉडी से बाहर जाने से रोकती है। यानी ये इंसुलेशन का काम करती है, हरारत को जिस्म में दाखिल होने या जिस्म से खारिज होने के लिए। दूसरे नंबर पर स्किन आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट बाय स्वेट ग्लैंड्स। स्किन स्वेट ग्लैंड्स के जरिए स्वेट पैदा करती है, पसीना पैदा करती है, जो इंसानी जिस्म को ठंडक प्रोवाइड करता है। And excess heat from the body escape out through evaporation. और जायद हीट बॉडी से जब पसीना evaporate होता है तो वो साफ हरारत को भी खारिज करवाता है। नतीजतन जायद हरारत बॉडी से खारिज होती है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, salts, urea and uric acid are also removed in sweat. पसीने के लिए बहुत सारे salts, पानी, यूरिया, यूरिक एसिड भी बॉडी से खारिज हो जाता है। नतीजतन वो भी बॉडी के अंदर मेंटेन हो जाता है। गूस बम्प्स are main characteristics of skin.
contraction of small muscles attached to hairs forms goosebumps. It creates an insulating blanket of warm air on skin. ये स्किन के ऊपर वार्म एयर का एक ब्लैकेट बनाती है जो कि स्किन से हरारत को बाहर खारिज होने से रोकती है। तो इस तरह से स्किन सर्दी और गर्मी के मौसम में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम सरअंजाम देती है। इसके साथ साथ स्किन बॉडी से स्वेट के जरिए, पसीने के जरिए नाइट्रोजनस वेस, यूरिया, साल्ट, यूरिक एसिड और पानी को भी खारिज करने का काम सरअंजाम देती है। लंग्स, in humans there is a pair of lungs which maintain concentration of carbon dioxide in the blood. इसकी डिटेल लंग्स की स्ट्रक्चर आप पहले पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर। इसका फंक्शन क्या है? ये बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। Our cells produce carbon dioxide during cellular respiration. From here, carbon dioxide diffuses into tissue fluid and then into blood. Blood carries it to lungs from where it is removed in air. हमारे टिश्यूज के अंदर जब रेस्पिरेशन होती है तो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है हमारे टिश्यू फ्लूइड में और वहां से वो ब्लड में दाखिल होकर हमारे लंग्स में पहुंच जाती है और लंग्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बॉडी से खारिज कर दी जाती है। लंग्स इसको बाहर एयर में रिमूव कर देते हैं। रेस्पिरेशन के जरिए जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देते हैं और हवा से ऑक्सीजन को ब्लड में दाखिल कर देते हैं। इस तरह लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन आवर ब्लड। रिकैपिटुलेशन, वाटर एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। पौधों के पानी की एडजस्टमेंट के लिहाज से तीन ग्रुप हैं। हाइड्रोफाइट्स जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, उनमें पानी की कोई कमी नहीं, लिहाजा उनके अंदर ऐसी एडाप्टेशंस पाई जाती हैं जो जायद पानी को खारिज करने में मदद देती है। उनके अंदर पत्ते बड़े और उनके पत्तों की अपर एपिडर्मिस पर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटास होते हैं जो जायद पानी को बॉडी से रिमूव करवाते हैं। सेकेंड ग्रुप इज जीरोफाइट्स which are adapted to dry environment, deserted plants, सहराई पौधे। They have adaptation to absorb more water from the soil. लिहाजा इनके अंदर स्टोमेटा थोड़े, इनकी रूट्स लंबी और डीप होती है सॉइल ताकि ज्यादा पानी को स्टोर कर सके। इनकी रूट्स और स्टेम्स के अंदर स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो पानी को स्टोर करते हैं और इनके रूट्स और स्टेम को जूसी बनाते हैं। इन सेल्स को सक्कुलेंट ऑर्गन्स का नाम देते हैं। हालोफाइट्स विच लिव इन साल्टी एनवायरनमेंट, ये सी वाटर में पाए जाते हैं और ये अपने वैक्यूल्स में सॉल्ट्स को स्टोर करते हैं ताकि मैक्सिमम पानी समंदर से इनके सेल्स में मूव कर सके। Organ taking part in homeostasis in human. There are three main organs: lungs, which remove carbon dioxide from the body; skin, maintain the body temperature and remove extra water and salts from the body. Third one is kidney, which remove urea, uric acid and water from the blood. ये ब्लड में नमकियात और पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है।
Role of skin and lungs in homeostasis in humans. Skin बॉडी से नमकियात को, पानी को खारिज करते हुए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। गूज बम के जरिए सर्दियों में हरारत को महफूज करती है और गर्मियों में स्वेटिंग के जरिए कूलिंग इफेक्ट काज करती है। लंग्स मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन in our blood by removing carbon dioxide and by getting oxygen in the body. Let us review our lesson with the help of small assignment which is composed of 3 parts. आइए हम अपने आज के लेसन का रिव्यू एक छोटी सी असाइनमेंट की मदद से करते हैं जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पार्ट ए, multiple choice questions. 1. Hydrophytes have more stomata in their dash. A. Stems. B. Lower epidermis of leaf. C. Upper epidermis of leaf. D. Roots. Correct option is C. Upper epidermis of leaf. 2. Dash plants have succulent organs in their stems and roots. A. Hydrophytes. B. Halophytes. C. Mesophytes and D. Xerophytes. Succulent organs किन पौधों में होते हैं? Xerophytes में। Correct option is B. 3. Halophytes are the plants which are adapted to live in dash. A. Freshwater. B. Dry environments. C. Salty environments and D. Terrestrial. The halophytes which live in sea water, the salty environment is the correct option C. 4. Dash performs role in the maintenance of body temperature. A. Lungs. B. Skin. C. Kidney. D. All of these. Correct option is B. Skin. Part B. Give short answers of the following questions. 1. What are hydrophytes? Give their adaptations. Hydrophytes को डिफाइन करके उनकी adaptations लिखेंगे। Give adaptations of xerophytes. Xerophytes की adaptations लिखेंगे। What are succulent organs? Give their functions. Succulent organs की definition और function लिखेंगे। What are the adaptation of halophytes? इसमें halophytes की adaptation लिखेंगे कि वो वैक्यूल में साल्ट्स को स्टोर करते हैं। राइट नेम एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स टेकिंग पार्ट इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। इसमें तीनों ऑर्गन लंग्स, स्किन और किडनी के बारे में एक एक लाइन जो है वो लिखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्किन? इसमें स्किन का फंक्शन लिखेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट गूस बम्स? इसमें गूस बम्स की डेफिनेशन लिखेंगे। What is the role of lungs in homeostasis in human? Role of lungs इसमें लिखेंगे lungs का फंक्शन जो है कि गैसियस एक्सचेंज जो है। Part C. Give answer in detail of the following questions. Explain hydrophyte, xerophytes and halophytes in detail. ये लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों ग्रुप या तीनों में से कोई से दो जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के लिए स्किन की स्ट्रक्चर और फंक्शन ये भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।